Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 13 of class ninth, that is Why Do We Fall Ill? So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the previous session. तो पिछले सेशन में हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी बीमारी को ठीक करना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो तरीका था कि हम उस बीमारी का जो असर है उसको कम कर दें, और जो दूसरा तरीका था वो ये था कि हम बीमारी की जड़ को ही ख़त्म कर दें, यानी कि वो चीज़ जो बीमारी फैला रही है अगर हम उसी को ही किल कर देंगे तो जो बीमारी है वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएगी। तो जो पहला ऑप्शन हमने लिया था, जो कि हम बीमारी के इफ़ेक्ट को कम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो सिम्टम्स हैं यानी बीमारी के जो लक्षण हैं उनको कम करना पड़ेगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी बीमारी के जो सिम्टम्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से आते हैं। एग्ज़ाम्पल था कि अगर किसी को फ़ीवर है और अगर हम उसके लिए दवाई ले रहे हैं ताकि वो फ़ीवर कम हो जाए, तो इसके अलावा जो पेन है और जो लूज़ मोशन है उनको भी हम कम करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा जब हम मेडिसिन्स लेते हैं तो हम और क्या करते हैं कि हम बहुत देर आराम भी करते हैं। तो ये हमको बार बार क्यों बोला जाता है कि अगर हम बीमार हैं तो आराम करो आराम करो, वो इस चीज़ की वजह से होता है ताकि जो एनर्जी है हमारे शरीर के अंदर हम उसको कंजर्व कर सकें, यानी कि बचा सकें। दिस विल enable us to have more of it available to focus on healing। और अगर हम आराम करके अपनी जो एनर्जी है अगर उसको कंजर्व करेंगे तो उसकी मदद से जो हमारा जो हीलिंग का काम है यानी कि जो ठीक होने का प्रोसीजर है वो और भी जल्दी होगा। तो ये तो जो तरीका है इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम जो बीमारी के सिम्टम्स हैं उसको कम कर रहे हैं, लेकिन इससे जो बीमारी जो चीज़ फैला रही है दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वो नहीं जा रहे हैं। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नहीं जाएंगे तो वो बीमारी भी ठीक नहीं होगी। तो अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कैसे किल कर सकते हैं? तो ये था हमारा सेकंड वे ऑफ ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ही किल कर रहे थे। तो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ लिया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं। जो सबसे पहले कैटेगरी है दैट इज़ बैक्टीरिया, देन वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ। तो ये जो हर एक मेंबर है इन ग्रुप्स का, सबका अपना अपना एक लाइफ प्रोसेस होता है, और जो कि सिर्फ उसी ग्रुप के मेंबर्स के साथ रहता है, दूसरे ग्रुप के मेंबर्स उसको शेयर नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बैक्टीरिया के काम करने का तरीका है वो उन्हीं के ग्रुप में रहेगा, बैक्टीरिया तक ही रहेगा, वो वायरसेस के अंदर काम नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही जो वायरसेस का लाइफ प्रोसीजर है वो सिर्फ वायरसेस तक ही रहेगा, वो बैक्टीरिया या फिर फंजाई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब इसका एक और एग्ज़ाम्पल भी है। तो एग्ज़ाम्पल है कि अगर एक बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया उसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर एक कोई नया सब्सटेंस है जो कि उस बैक्टीरिया की पूरी ग्रोथ के अंदर मदद करवाता है।
तो अगर हम किसी भी तरीके से उस बैक्टीरिया की उस सब्सटेंस को ब्लॉक करवा दें, उसके सिंथेसिस को ब्लॉक करवा दें, तो वो जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा। लेकिन वो जो ड्रग जो कि ऐसा करवा रहा है वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ही काम करेगा। वहीं अगर कोई ऐसा ड्रग है जो वायरस है, अगर उसके सिंथेसिस पाथवे को ब्लॉक कर रहा है तो वो सिर्फ वायरस के लिए ही काम करेगा, बैक्टीरिया के लिए काम नहीं करेगा। तो मतलब ये कि जो अलग अलग तरीके की जो दवाइयाँ या फिर जो ड्रग्स बनते हैं वो एक स्पेसिफिक मेंबर के अगेंस्ट ही काम करते हैं, वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में काम नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स हैं जितनी भी, वो सारी की सारी सिर्फ एक उसके लिए बैक्टीरिया के लिए ही काम करेंगी, वो वायरस के लिए काम नहीं करेंगी। इसके अलावा वायरसेस के लिए दवाइयाँ बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल मैकेनिज़म्स हैं, वो एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी कि यूनिक होते हैं। ये करते क्या है वायरसेस कि ये जब भी हमारे सेल के अंदर एंटर करते हैं तो ये हमारी जो मशीनरी है उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लगते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि हम जो बीमारी है उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। All of what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease। तो हम हमेशा जब भी कभी बीमारी के बारे में बात करते हैं और मोर स्पेसिफिकली उससे छुटकारे के बारे में बात करते हैं तो हम पहले यही सोचते हैं कि किस तरीके से कैसे उससे बचाव किया जा सके। बट देयर आर 3 limitations of this approach to dealing with the infectious disease। लेकिन अगर कोई भी जो इन्फेक्शियस बीमारी है उसको ठीक करने के लिए भी 3 मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब वो तीनों प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज़ दैट वंस समवन हैज़ अ डिजीज़ देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कंप्लीटली। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये हो सकती है कि अगर किसी को एक बार बीमारी हो जाती है तो उनकी जो बॉडी के फंक्शंस हैं, जो अलग अलग काम हैं, वो डैमेज हो जाएं, यानी कि वो ख़राब हो जाएं और वो दोबारा कभी उस बीमारी से रिकवर भी ना हो सकें। रिकवर का मतलब होता है दोबारा से स्वस्थ ना हो सकें। जो दूसरी लिमिटेशन है वो ये है, द सेकेंड इज़ दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time even if we can give proper treatment। तो जो दूसरी लिमिटेशन है वो ये है कि जो ट्रीटमेंट है, यानी जो ठीक होने के लिए जो उपचार चल रहा है उसका वो वक्त लेता है, उसके लिए वक्त की ज़रूरत पड़ती है। एकदम से कोई भी इंसान ठीक नहीं हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान को कोई बीमारी हुई है तो वो क्या हो सकता है, अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दें तो भी उसको कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर लगेगा उस बीमारी से उभरने में। और जो तीसरी लिमिटेशन है वो ये है, द थर्ड इज़ दैट अ पर्सन
suffering from an infectious disease can serve as a source from where the infection may spread to other people. और जो तीसरी लिमिटेशन है वो ये है कि कोई इंसान अगर किसी बीमारी से वो सफ़र कर रहा है तो हो सकता है कि उसके पास कोई एक ऐसा सोर्स हो या फिर वो खुद एक ऐसे सोर्स का काम कर सकता है जो कि दूसरे हेल्दी लोगों के अंदर भी उस बीमारी को फैलाए. दिस लीड टू द मल्टीप्लिकेशन इन द अबव एबिलिटीज़. और ये जो तीसरा लिमिटेशन है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर ये एक से दूसरे इंसान के अंदर बीमारी फैली तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो और भी बहुत गुना बढ़ जाएंगी. इट इज़ बिकॉज ऑफ सच अ रीज़न दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेस इज़ बेटर देन देयर क्योर. और इन्हीं कारणों की वजह से हमेशा बोला जाता है कि जो प्रिवेंशन है वो क्योर से ज़्यादा बेटर है. ये फ्रेज़ हम बहुत बचपन में भी सुन चुके हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. हाउ कैन वी प्रिवेंट अ डिज़ीज़. अब हमने ये तो बोला कि ठीक है प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर है क्योर से, लेकिन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं. देयर आर 2 ways, one general and one specific to each disease. तो जो 2 तरीके हैं इन बीमारियों से बचने का. जो पहला तरीका है वो तो ऑलमोस्ट सारी बीमारियों के लिए एक जैसा है, और जो दूसरा तरीका है वो जो कोई भी बीमारी हुई है उसके लिए स्पेसिफिक है, यानी पर्टिकुलर है, सिर्फ उसी बीमारी के प्रिवेंशन के लिए वो बना है. द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस मोस्टली रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर. तो जो सबसे बेसिक तरीका है जो कि सारी बीमारियों के लिए काम करता है वो है कि हम एक्सपोजर को कम करें. यानी लोग, ऐसा इंसान जिसको कोई ऐसे बीमारी हुई है उसको ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आने दें ताकि ज़्यादा लोगों को वो इन्फेक्शन ना फैले. हाउ कैन वी प्रिवेंट द एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब. अब हम कैसे रोक सकते हैं किसी भी चीज़ को उन इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने से. इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग वी कैन गेट सम इजी आंसर. तो अब ये जो ऊपर क्वेश्चन आया था उसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि वो बीमारी कैसे फैल रही है. मीन्स ऑफ स्प्रेड हमने पहले ही पढ़ा था, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू या फिर फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू. तो अगर मीन ऑफ स्प्रेड का पता चल जाए तो हम ये जो इन्फेक्शन है उसको फैलने से रोक सकते हैं. For airborne microbes, we can prevent exposure by providing the living conditions that are not overcrowded. ऐसे बीमारियां जो कि हवा से फैल रही हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं कि ऐसी जगह दी जाए रहने की जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जहां आपस में थोड़ी बहुत दूरी बनाकर रखी जा सके. For waterborne microbes, we can prevent exposure by providing safe drinking water. और ऐसे बीमारियां जो कि पानी की वजह से फैल रही हैं हम उनको कैसे रोक सकते हैं कि जो अच्छा स्वच्छ पानी है वही लोगों तक पहुंचाया जाए पीने के लिए. तो इस तरीके से जो बीमारियां हैं वो
नहीं फैलेंगी। दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है वो कैसे पहुंचाया जा सकता है लोगों को? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि पानी के अंदर पैदा होते हैं या पानी के अंदर बढ़ते हैं, हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जिनसे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो मर जाएं। फॉर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट। और ऐसे बीमारियां जो कि किसी वेक्टर या फिर कैरियर की मदद से फैलती हैं, अगर उनको रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बिल्कुल क्लीन यानी कि स्वस्थ वातावरण जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इससे जो वाटर या फिर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस हैं वो कम हो जाएंगी। देयर वुड बी दिस वुड नॉट फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग। तो अब हमने बोला कि वेक्टर्स को ही अगर हम रोक देंगे तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या है कि अगर हम हमारे आसपास अगर साफ सफाई हो बहुत ज़्यादा तो जो मॉस्किटोज़ वगैरह हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। और अगर मॉस्किटोज़ ग्रो नहीं करेंगे तो जो फीवर या फिर जो मलेरिया होता है ये नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स द पब्लिक हाइजीन is one basic key to the prevention of infectious diseases। तो अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करें तो जो हमारे आसपास की जो साफ़ सफाई है, अगर हम उसका ध्यान रखें तो एक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फेक्शियस बीमारियों को फैलने से रोक सकती है।